नमस्कार दोस्तों। आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 1949 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसका नाम है महल। इस फिल्म को भारत की पहली हॉरर फिल्म होने का खिताब भी हासिल है। इस फिल्म को क्रिटिक द्वारा ज़्यादा सराहा तो नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने साल 1949 में रिलीज़ होने के बावजूद और भारत की पहली हॉरर फिल्म होने के बावजूद काफ़ी अच्छी कमाई करी और उस साल की एक ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में साबित हुई। इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन पे लिखा है कमाल अमरोही ने और इसका डायरेक्शन भी कमाल अमरोही जी ने ही किया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अशोक कुमार और सेवक वच्छा। फिल्म में म्यूज़िक दिया है खेमचंद प्रकाश जी ने। ये फिल्म बॉम्बे टॉकीज़ के प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनाई गई थी। मात्र 9 लाख में बनी इस पिक्चर ने साल 1949 में 1.45 करोड़ की धमाकेदार कमाई करी थी। यदि इन्फ्लेशन के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये लगभग आज के टाइम के 300 करोड़ बनते हैं। फिल्म के कास्ट की बात करें तो इसमें अशोक कुमार, मधुबाला, एम कुमार, विजय लक्ष्मी, कन्नू रॉय, नाज़िर हुसैन, शीला नायक, लीला पांडे जैसे कलाकार ने अपने अभिनय दिखाया है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो कहानी शुरू होती है हरिशंकर के साथ, यानी अशोक कुमार, जिन्होंने हरिशंकर का किरदार निभाया है। तो हरिशंकर ने इलाहाबाद में एक महल ख़रीदा है जहां वो पहली रात पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है महल के केयर टेकर से। तो महल के केयर टेकर हरिशंकर को महल की कुछ कहानी बताते हैं। वह बताते हैं कि इस महल में एक लड़का और एक लड़की जो प्रेम करते थे, उनके साथ काफ़ी दुखद घटना घटी, जिसके बाद वह दोनों मर गए। तो वह उनको कहानी में बताते हैं कि जिस आदमी ने यह महल बनाया था वो रोज़ रात को इस महल को बनवाने आता था नाव से, और सवेरे सूरज निकलते ही वहाँ से निकल जाता था। जब ये महल का काम कंप्लीट हो गया और ये महल पूरा बन गया तो वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया। वो लड़की इसी महल में रहती थी और वो लड़का रोज़ रात को उससे मिलने आता और सुबह होने से पहले नाव से वापस अपने घर चला जाता। फिर वो उनको आगे बताते हैं कि एक दिन वो लड़की अपने आशिक की राह देख रही थी, परंतु नाव में आते वक्त उसकी नाव डूब गई और वो आशिक मर गया। जब ये बात उस लड़की को पता चली तो कुछ दिन बाद वो लड़की भी इस सदमे में मर गई। हरिशंकर अपने महल के केयरटेकर से पूछते हैं कि क्या वह इन दोनों को जानते थे, क्या वो उनसे मिले थे। तो केयरटेकर बताते हैं कि मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा, ये बात 40-50 साल पुरानी है। हरिशंकर अपने केयरटेकर को कहते हैं कि वो शहर जाएं और उनके दोस्त श्रीनाथ को इत्तला कर दे कि उनका दोस्त हरिशंकर इलाहाबाद आ गया है और महल में उनका इंतज़ार कर रहा है। ये सब सुन के केयरटेकर वहाँ से श्रीनाथ के घर की तरफ निकल जाते हैं। तो अब मसला ये है कि हरिशंकर अब महल में अकेले हैं। वह अपने कमरे में जा रहे होते हैं, तभी ऊपर से एक फ़ोटो गिरती है। हरिशंकर फ़ोटो को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि वह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि हरिशंकर के हूबहू जैसे दिखने वाले एक शख्स की थी। हरिशंकर को ऐसा लगता है कि शायद ये उनके पिछले जन्म की फ़ोटो है और पिछले जन्म में वही वो आशिक थे जिन्होंने ये महल बनाया। हरिशंकर के मन में कई सारे विचार चल रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है कामिनी, जो कोई और नहीं उनके ही पिछले जन्म की प्रेमिका है जो आज तक उनका इंतज़ार कर रही है। कामिनी एक संगीत गाकर हरिशंकर को अपनी तरफ रिझा लेती हैं। वो उनको बार बार दिखती हैं, पर जैसे ही हरिशंकर उनके पास जाने की कोशिश करते हैं वो वहाँ से गायब हो जाती है। हरिशंकर को ऐसा लगने लगता है कि ज़रूर ये लड़की वही है जिससे वह पिछले जन्म में प्यार करते थे और इस जन्म में वापस से भगवान ने इन दोनों को मिला दिया है। हरिशंकर उस लड़की की तरफ इधर उधर भटक रहे थे, तभी उनका दोस्त श्रीनाथ और उनका केयरटेकर वहाँ पर आ जाता है। हरिशंकर सारी बात अपने दोस्त श्रीनाथ को बताते हैं
और वह उनको वो फ़ोटो भी दिखाते हैं जिसमें हूबहू हरिशंकर जैसे दिखने वाला एक शख्स है। हरिशंकर अपने दोस्त को बताते हैं कि ये जो शख्स फ़ोटो में है ज़रूर ये उनका पिछला जन्म है और पिछले जन्म में वह कामिनी नाम की एक लड़की से प्यार भी करते थे जिसकी कहानी उन्हें महल के केयरटेकर ने बताई। ये सब सुन के उनका दोस्त काफ़ी परेशान हो जाता है। उनको लगता है कि हरिशंकर किसी मुसीबत में फंस गया है और वह हरिशंकर से कहते हैं कि तुम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दो और कल ही कानपुर जाने वाली ट्रेन से अपने घर कानपुर लौट जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीनाथ अपने दोस्त शंकर को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ रखे हैं। शंकर यानी अशोक कुमार वो ट्रेन के अंदर बैठे हैं और वो कानपुर जाने वाली ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो श्रीनाथ उनको अलविदा कह के वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद शंकर के कानों में उसी लड़की कामिनी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक गाना गा रही है, जो गाना बेसिकली वो उनको पुकार रही है गाने से। हरिशंकर वो गाने को महसूस करके वापस महल लौट जाते हैं। वहाँ उन्हें दोबारा से वह लड़की दिखाई देती है। मैं आपको बता दूँ, कामिनी जो लड़की उनको दिखाई दे रही है वो कोई और नहीं बल्कि मधुबाला ही है, जिसका रोल मधुबाला ने निभाया है। तो इस सीन में हम देखते हैं कि शंकर कामिनी के पीछे पीछे जाता जा रहा है। तभी एक समय ऐसा आ जाता है कि शंकर महल से नीचे ही गिरने वाला होता है कि तभी उसका दोस्त श्रीनाथ वहाँ आके उसको बचा लेता है। श्रीनाथ और शंकर दोनों देखते हैं कि कामिनी महल से कूद जाती है और जब वह दोनों महल के नीचे देखते हैं तो वहाँ एक नदी होती है जहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। श्रीनाथ समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है जिससे मेरे दोस्त शंकर को काफ़ी मुसीबत हो सकती है। शंकर और श्रीनाथ में काफ़ी बहस होती है। उसके बाद श्रीनाथ वहाँ से चले जाते हैं। शंकर महल में ऐसी उस लड़की के पीछे पीछे इधर उधर जाते रहते हैं। कभी वह लड़की उनके सामने आती है, कभी एकदम नज़रों से ओझल हो जाती है। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन कामिनी शंकर से कहती है कि यदि वो उनको पाना चाहते हैं तो उनको उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। शंकर उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो कामिनी उनको बताती है कि तुम्हारे घर के जो केयर टेकर है उनकी जो बेटी है यानी कि आशा। तो कामिनी शंकर से कहती है कि उनको आशा को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसके बाद कामिनी की आत्मा आशा के अंदर प्रवेश कर सकती है और शंकर को ज़िंदगी भर आशा के रूप में ही कामिनी को अपनाना पड़ेगा। जिस बात पे शंकर मान जाते हैं क्योंकि वह किसी भी कीमत पर कामिनी को पाना चाहते हैं। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शंकर अपने महल के केयरटेकर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वह उनके लिए चाय भिजवा दे कल सुबह 6 बजे अपनी बेटी के हाथ। जिस बात पे मकान के केयरटेकर मान जाते हैं। दरअसल शंकर के दिमाग में यह चल रहा होता है कि वह किस तरह अपने केयरटेकर की बेटी आशा को अपने रास्ते से हटाए ताकि कामिनी और शंकर दोबारा से एक हो पाए। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सुबह के 5 बज गए हैं। शंकर बेसब्री से आशा का वेट कर रहे हैं कि वह चाय लेकर आएगी और वो उनको अपने रास्ते से हटा देंगे। तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आती है जिसमें से एक बूढ़ा सा आदमी निकलता है, जिसे देख के शंकर काफ़ी डर जाता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि शंकर के पिता होते हैं, जो वापस शंकर को कानपुर ले जाने आए हैं क्योंकि उनके दोस्त श्रीनाथ ने शंकर की सारी सच्चाई उनके पिताजी को बता दी है। शंकर किसी मुसीबत में ना फंसे और इस प्रेत के चक्कर से निकल जाए, जिस वजह से श्रीनाथ को ऐसा करना सही लगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि शंकर अब कानपुर में है अपने पिता के घर पे। उनके पिता ने उनकी शादी एक रंजना नाम की लड़की से तय कर दी है। अब वे शंकर को समझाते हैं कि यदि तुम्हें उस महल में वापस जाना है तो तुम्हें मेरी लाश में से गुजर के जाना पड़ेगा। जिसके बाद शंकर मान जाते हैं और रंजना नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं। हालांकि अभी भी उनके दिमाग में महल की कामिनी ही है और रोज़ रात को 2 बजे उन्हें कामिनी का वो गाना आएगा आने वाला सुनाई देने लगता है, जिससे
शंकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि शंकर की शादी हो चुकी है रंजना नाम की एक लड़की से, जिसका रोल निभाया है विजय लक्ष्मी ने। तो शंकर और रंजना की सुहागरात का दिन है और शंकर जैसे ही अपनी बीवी यानी रंजना का घूंघट उठाने लगते हैं तभी रात के 2 बज जाते हैं और उनको फिर से कामिनी का वो गाना आएगा आने वाला सुनाई देने लगता है, जिसे सुन के वह रंजना का घूंघट बिना उठाए ही गाने की तरफ चलने लगते हैं। तभी रास्ते में जब वह जा रहे होते हैं तो उनके घर पे एक चिड़िया का पिंजरा टंगा होता है, जिससे उनका सर टकरा जाता है और वो होश में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह रंजना ये सारी बात अपनी भाभी को बताती है कि कैसे शंकर ने उनका घूंघट बिना उठाए ही उनको ऐसे ही छोड़ दिया रात भर और खुद वह बाहर चले गए। रंजना अपनी भाभी को बताती है कि यह सब उनको बहुत ही अपमानजनक लगा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। शंकर रंजना से कहते हैं कि वह उनको कहीं दूर ले चलेंगे जहां उनके पुराने ख्याल उनके मन में ना आए और वह अपना सारा जीवन रंजना के साथ बिता पाए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि शंकर एक पहाड़ी चढ़ रहे हैं और रंजना भी उनके साथ है। वह दोनों एक सामने की एक हवेली की तरफ जा रहे हैं जहां वो लोग रहने वाले हैं। हालांकि अब उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर शंकर ने आज तक अपनी बीवी रंजना का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वह जब भी घूंघट उठाने की कोशिश करते हैं उन्हें महल में रहने वाली वो कामिनी की याद आ जाती है। अब शंकर और रंजना एक घर में पहुंच गए हैं जहां पर शंकर उनसे कहते हैं कि यहाँ अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा, हम दोनों अपना जीवन एक साथ बिता पाएंगे और मैं पूरी तरह तुम्हारे पे समर्पित हो पाऊंगा। हालांकि जैसे ही वह फिर से रंजना का घूंघट उठाने की कोशिश करते हैं, हालांकि अब उनकी शादी को 2 साल भी हो चुके हैं, परंतु फिर से रात के 2 बज जाते हैं और फिर से वही गाना शंकर के दिमाग में बजने लगता है, आएगा मेरा आने वाला। और जिसके बाद शंकर अपनी बीवी रंजना को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। 2 साल से परेशान रंजना ये सब देख के काफ़ी हताश हो चुकी है। वह शंकर के नाम एक चिट्ठी लिखती है कि वह अब ऐसे जीवन जी नहीं सकती और वह खाई में कूद रही है। वह खत में लिखती है कि वह मर जाना चाहती है क्योंकि उसे यह सब अपमानजनक लगता है और अब वह ज़्यादा जीना नहीं चाहती। शंकर उनकी चिट्ठी पढ़कर काफ़ी मायूस होते हैं। वह खाई की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि अगले सीन में हमें पता चलता है कि रंजना ने आत्महत्या नहीं करी है, वह अभी भी जीवित है और उन्होंने ये सब षड्यंत्र इसलिए रचा है ताकि वह शंकर का पीछा कर सके और ये पता लगा सके कि शंकर आखिरकार किससे मिलने हर रात निकल जाते हैं। तो जैसा मैंने कि आपको बताया कि शंकर वहाँ से निकल चुके हैं। जो चिट्ठी उनकी बीवी उनके लिए लिख के गई थी आत्महत्या से पहले, वह उसको वहीं फाड़ के फेंक देते हैं और वह सीधा इलाहाबाद पहुँच जाते हैं उसी महल में। और वहाँ जाकर उनकी मुलाकात दोबारा कामिनी से होती है। कामिनी उनसे कहती है, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे और अभी भी अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें आशा को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आशा वही है जो उस महल के केयर टेकर की बेटी है, जिसके बाद कामिनी उसके शरीर में प्रवेश कर कर शंकर के साथ रह पाएगी। शंकर जब कामिनी से बात कर रहे होते हैं तभी उनकी बीवी रंजना भी वहां पहुंच जाती है। वह यह सब देख लेती है कि शंकर किसी और लड़की से प्यार करते हैं और वह चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। शंकर की बीवी रंजना एक तरकीब लगाती है कि वह जहर पी लेती है और सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है। वह पुलिस में कहती है कि उनके पति शंकर ने उनको जहर दिया है और वह मरने वाली है। पुलिस जल्दी में उनकी शिकायत दर्ज कर लेती है और उनका सिग्नेचर और अंगूठा एफआईआर की कॉपी पे लगवा लेती है, जिसके बाद रंजना वहीं पुलिस स्टेशन में ही मर जाती हैं। दूसरी ओर महल में शंकर दोबारा से आशा यानी
महल के केयर टेकर की बेटी को अपने घर बुलाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि एक बार अपना घूंघट उठाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें इसी चेहरे के साथ कामिनी को ज़िंदगी भर अपनाना है, तो वह एक बार वो चेहरा देखना चाहते थे। इससे पहले कि आशा अपना घूंघट हटा पाती, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और शंकर को उनकी बीवी रंजना के हत्या के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शंकर के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है और शंकर का केस लड़ रहे हैं उन्हीं के दोस्त श्रीनाथ, जहां सरकारी वकील ये दावा करते हैं कि शंकर किसी और लड़की से प्यार करते हैं और उन्होंने 2 साल में अपनी बीवी की शक्ल कभी भी नहीं देखी, जिस वजह से उनकी बीवी काफ़ी मायूस थी और शंकर ने उनको जहर दे के मार दिया। श्रीनाथ, जो कि शंकर की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं, वो वहाँ पर केयर टेकर की बेटी आशा को बुलाते हैं। आशा जब अपना घूंघट हटाती है कोर्ट रूम में सबके सामने, तो आशा कोई और नहीं बल्कि कामिनी ही है। आशा बोलती है वकील से कि मैं आपको पूरा सच बताना चाहती हूँ और उसकी हर एक बात पर काफ़ी तवज्जो दिया जाए, क्योंकि वह जो बताना जा रही है वह इस केस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा बताती है कि वह उस महल में बचपन से ही है और बचपन से ही उसने अपने पिता से उस महल की वो लव स्टोरी के बारे में सुना है, जिसे सुनकर वह काफ़ी प्रेरित हुई। उस महल में घूमते घूमते वह वहाँ रहने वाली उस औरत का श्रृंगार कर लेती थी और उसको ऐसा लगने लगा कि वही वो औरत है जो कि अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है उस महल में। जब एक दिन शंकर उस महल में आए और शंकर हूबहू उसी शक्ल के व्यक्ति थे जिस शक्ल के व्यक्ति ने वह महल बनाया था और जिसका इंतज़ार उसकी प्रेमिका महल में कर रही है, तो कामिनी उनको देख के काफ़ी भावुक हो गई और वह उनको लगने लगा कि वह भी शंकर से प्यार करती है और उनको अपने सामने देख के उन्होंने एक प्रेत आत्मा बन के उनको पाना चाहा। कामिनी इसीलिए शंकर को आशा को मारने के लिए तवज्जो दे रही थी, ताकि शंकर जब आशा को मारने जाए और उसका घूंघट उठाए तो उसको पता चल जाए कि आशा कोई और नहीं बल्कि कामिनी ही है। आशा यानी कामिनी को ऐसा लगता था कि वह एक मामूली सी मालिन है जिससे कोई भी एक सभ्य इंसान प्यार या मोहब्बत नहीं कर सकता, जिस कारण उसने एक प्रेत आत्मा होने का ढोंग रचा। यह सब सुन के शंकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता, परंतु सारे सबूत शंकर के खिलाफ होने के कारण उनको सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। शंकर जब जेल में होते हैं तो पुलिस वालों को एक खत मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि रंजना ने ये सब षड्यंत्र रचा है, उसने जहर खुद ही पिया है ताकि वह शंकर को फंसा सके और अपने 2 साल के जो जुल्म उस पे हुए हैं उसका बदला ले सके। पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती है और शंकर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। शंकर जब वापस अपने दोस्त श्रीनाथ के पास पहुंचते हैं तो वह वहां पर देखते हैं कि कामिनी भी वहीं है और उन दोनों ने शादी कर ली है। यह सब देख के शंकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह कामिनी के सामने एक कुर्सी पर बैठता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में टोटल 7 गाने थे। पहला गाना जो था वो था घबरा के जो गाया है राजकुमारी ने। फिल्म का दूसरा गाना है एक तीर चला, जो अगेन गाया है राजकुमारी ने। फिल्म का तीसरा गाना है चुन चुन घुंघरवा, जो गाया है राजकुमारी और जोराबाई ने। फिल्म का चौथा गाना है मैं वो हंसी हूँ, जो अगेन गाया है राजकुमारी ने। फिल्म का 5वां गाना है मुश्किल है बहुत, जो गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का 6ठा गाना है दिल ने फिर याद किया, जो अगेन गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का 7वां और आखिरी गाना है आएगा आने वाला, जो अगेन गाया है लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर जी ने पहली बार इसी फिल्म में मधुबाला जी के लिए आवाज़ दी थी, जिसके बाद मधुबाला और लता मंगेशकर की जोड़ी बहुत हिट हुई और उनके काफ़ी गाने बहुत प्रसिद्ध हुए। फिल्म से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि 1940 में अशोक कुमार जब जीजी बॉय
हाउस के पास शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक सरकटी लाश देखी थी एक लड़की की गाड़ी में। वह लड़की कौन थी और कहाँ गायब हो गई उनको कुछ मालूम नहीं चला। जब वह अगले दिन पुलिस में उसकी कंप्लेन करने गए तो पुलिस ने बताया कि कुछ साल पहले किसी और ने भी बिल्कुल ऐसा ही मंज़र देखा था और वह कुछ नहीं, आपकी आंखों का भ्रम है। इसी इंसिडेंट से अशोक कुमार को इस मूवी का ख्याल आया और तब उन्होंने बनाई भारत की पहली हॉरर फिल्म। फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें इस तरीके से भी है कि एक व्यक्ति ने एक बार कमाल अमरोही जी को बोला कि इस मूवी के संगीत बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हालांकि जब यह पिक्चर रिलीज़ हुई तो इस मूवी के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश, उनके गानों के लिए उनके पास पूरे भारतवर्ष से चिट्ठियाँ आने लगी। कमाल अमरोही जी वह चिट्ठियाँ लेकर उस व्यक्ति के पास गए और सारी चिट्ठियाँ उनसे पढ़वाई। फिल्म के संगीत से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि मशहूर गायक लता मंगेशकर का पहला हिट सॉन्ग इसी मूवी में था जिसका नाम था आएगा आने वाला, जो कि बहुत ही हिट हुआ और लता मंगेशकर की ज़िंदगी का पहला हिट गाना साबित हुआ। ये फ़िल्म बॉम्बे टॉकीज़ प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म से पहले बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में था। हालांकि इस फिल्म के बाद बॉम्बे टॉकीज़ ने काफ़ी कमाई करी, लेकिन फिर भी 1954 में ये प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया। कमाल अमरोही ने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है और ये उनकी ज़िंदगी की पहली डायरेक्टेड फिल्म है। इस मूवी से पहले किसी भी गायक का नाम रिकॉर्ड या मूवी में नहीं आता था। लता मंगेशकर ने इस पिक्चर में अपने हक के लिए काफ़ी लड़ाई करी, जिसके बाद से ही गायकों और गायिका का नाम पिक्चर के क्रेडिट टाइटल में भी डाला गया और उनका नाम रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुआ। फिल्म का गाना आएगा आने वाला 2015 की मूवी खामोशियाँ में फिर से यूज़ किया गया। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।